नमस्कार दोस्तों आपका जीएस ट्यूब में स्वागत है। हम लोग राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और उद्देश्य का भी हम लोग लगभग कल आधा तो हो ही गया था। कल हम लोगों ने उद्देशिका की प्रकृति देखी, उद्देशिका का लाभ देखा, उद्देशिका का जो स्वरूप है उसको देखा, संविधान का हिस्सा है या नहीं है उसको देखा। आज हम लोग जो उद्देशिका के जो दर्शन है, जो आकांक्षा, जो मैंने कल आपको बताया था, आकांक्षा और आदर्श, उनको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए उद्देशिका को एक बार समझ लेते हैं ठीक से, और बिना इनको समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम भारत के लोग मतलब हम भारत के लोग ही भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? बनाने के लिए मतलब हमारे पास टारगेट क्या है? भारत को बनाना है। कैसा बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाना है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा बनाना है, तो ये हमारे हो गए आदर्श। हमें ऐसा बनाना, देखिए जब आप किसी को आदर्श बना मानते हो, आप किसी को अपना आइडियल मानते हो, तभी उस तरह बनने की कोशिश करते हो। यही आपको ध्यान रखना है। हमें कैसा भारत बनाना है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग आत्म अर्पित करते हैं। इसको समझिए। मैंने आपसे कल इस बात की चर्चा जरूर की थी कि संप्रभुता का वर्णन करता है हमारी उद्देश्य का जो है, हमारी प्रस्तावना जो है। संप्रभुता का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो संविधान है वो हमने स्वयं बनाया है, किसी और ने हमको लिए काम नहीं किया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, इसको बनाने वाले, उद्देशिका को बनाने वाले कौन है? हम भारत के लोग। अब एक एक शब्दों को देख लेते हैं, क्योंकि बिना शब्द को समझे हम बेहतर तरीके से उद्देशिका को नहीं समझ सकते हैं, और समझेंगे नहीं तो मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कहीं कहीं समस्या आ सकती है आपके सामने, है ना। वो सामने वाला पूछे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आपको समझाना चाहूँगा जो राजनीतिक विज्ञान का है, राज्य। राज्य एक वो शब्द है जो हम लोग समझते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब, ये जो राज्य है, संघ की इकाई है, इसको हम लोग राज्य बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि राष्ट्र राज्य को भी शॉर्ट में हम लोग राज्य बोल देते हैं। अब ये कहेंगे आप राष्ट्र राज्य क्या है, तो यही आपको समझना है कि राष्ट्र राज्य है क्या। अब राष्ट्र राज्य हर जगह नहीं बोला जाता है। ये जब आप विश्व इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्र राज्य की संकल्पना मिल जाएगी बेहतर तरीके से। लेकिन फिलहाल वहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ राज्य क्या होता है। ठीक है, कई बार आप जब पढ़ते हो मौलिक अधिकार, उसमें भी राज्य का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप समझ लीजिए। पहले राज्य क्या होता है? हर वो भौगोलिक क्षेत्र राज्य तभी कहलाएगा जब उसके पास चार चीजें होंगी। कौन कौन सी चार चीजें होंगी? पहली बात तो एक, उसका भौगोलिक क्षेत्र हो, भूभौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र, मान लीजिए कोई ये द्वीप है, आइलैंड है, और यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, तो क्या ये देश माना जाएगा? नहीं भाई, ये देश नहीं माना जाएगा। तो भाई क्या चाहिए? जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक क्षेत्र तो होना ही चाहिए, भले द्वीप हो, भले कोई भूखंड हो, कुछ भी हो, लेकिन द्वीप मैंने इसलिए कह दिया कि आप भौगोलिक क्षेत्र को समझ सकें, परिभाषित कर सकें। ठीक है, इसके ऊपर जनसंख्या भी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इस जनसंख्या द्वारा अपनी एक सरकार भी होनी चाहिए। एक सरकार हो जो
इसको संचालित करे। साथ ही साथ ये जो सरकार हो ये संप्रभु हो। संप्रभु आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, इन चारों को विकल्प देकर के आपसे पूछता है, आप कहेंगे संप्रभुता। ठीक है, सॉवर्निटी। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न कि इन चारों तत्वों को देकर के आपसे पूछेगा राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता। कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, देखिए देश बड़ा टर्म नहीं है। जो देश जो हम लोग बोलते हैं वो लीगल टर्म नहीं है, लीगल टर्म तो राज्य ही है भाई। यूएसए भी एक राज्य है, इंग्लैंड भी एक राज्य है। जो सामान्य बातचीत करेंगे आप, जो किताबी बात करेंगे, जो पढ़ने के क्षेत्र की बात करेंगे, जो एकेडमिक बात करेंगे, आप उसमें राज्य ही बोलेंगे। देश को भी राज्य बोलेंगे। जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार तो देखेंगे राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिए इस राज्य शब्द पर। तो इसी राज्य शब्द की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो आपसे पूछा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, आप कहेंगे संप्रभुता। ठीक है, तो राज्य शब्द को यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब आपको समझा देता हूँ कि संप्रभुता क्या चीज़ है और क्यों संप्रभुता पर इतना जोर दिया जा रहा है यहाँ पर उद्देशिका में। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। संप्रभुता की जब हम लोग बात करेंगे तो संप्रभुता के आधार पर हमारे पास 3 तरीके के राज्य देखने को मिलते हैं। अगर आप यहां पर लिखें संप्रभुता के आधार पर राज्य, आधार पर राज्य, तो आपको 3 प्रकार के राज्य मिलेंगे। कौन कौन से? एक जिसको आप उपनिवेश समझते हो, ठीक। दूसरा अधिराज्य, एक शब्द आपने पढ़ा होगा जब 1947 का एक्ट आपने पढ़ा था तब आपने अधिराज्य पढ़ा था वहां पर। और एक प्रभुता संपन्न राज्य। इसका मतलब क्या है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य या राज्य व्यवस्था जहां पर वह देश अपना आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, उस देश का जो प्रमुख है कोई विदेशी है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? विदेशी। और अपने आंतरिक निर्णय लेने में भी स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष विदेशी होगा और आंतरिक निर्णय नहीं ले सकते। आंतरिक नहीं ले सकते तो जाहिर सी बात है वाहिद की कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अधिराज्य क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि ये अपने निर्णय तो ले सकते हैं, आंतरिक बाह्य दोनों निर्णय तो ले लीजिए आप, आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो है वो विदेशी होता है। जो संवैधानिक प्रमुख होता है विदेशी। उदाहरण देता हूं मैं, आप तीनों को देता हूं। प्रभुता संपन्न क्या होता है कि भाई देखो, हम आंतरिक और बाह्य निर्णय भी ले सकते हैं और हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो भी उसी देश का होगा, मतलब विदेशी नहीं होगा। यहां पर देशी लिख दे रहा हूं। ठीक है। उपनिवेश, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो हम क्या कहला रहे थे? उपनिवेश। आजादी से पहले का भारत, आजादी से पूर्व भारत क्या कहला रहा था? उपनिवेश। किसका? अंग्रेजों का। हम आंतरिक निर्णय भी नहीं ले सकते थे और हमारा राष्ट्राध्यक्ष भी विदेशी था। अधिराज्य, एक 1947 से और जो 1950 संविधान लागू होने से पहले मान लीजिए कि जो अवधि थी मतलब संविधान जब तक निर्मित नहीं हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, अवधि थी, वो एक तरीके से समझिए कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय तो ले सकते थे लेकिन हमारा राष्ट्राध्यक्ष विदेशी था। मतलब इंग्लैंड की महारानी जो थी वो हमारा राष्ट्राध्यक्ष था। आज भी देखिए आप बहुत सारे देश देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री है, वो अपना इंटरनल बाह्य एक्सटर्नल दोनों निर्णय ले सकता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, आंतरिक भी बाह्य भी, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो है वो महारानी को अपना मानता है। हालांकि सांकेतिक है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप पढ़ने लिखने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होगा वो अधिराज्य इस्तेमाल होगा, टेक्निकल टर्म जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है।
हम क्या है, हम भाई अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने को भी स्वतंत्र हैं, और हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी हमारे द्वारा चुना हुआ है, हमारे देश का चुना हुआ है। क्या पढ़ते हो आप राष्ट्रपति का चुनाव में योग्यता जब पढ़ते हो क्या लिखते हो? वह भारत का नागरिक हो, यही तो आप लिखते हो, वह भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो हमारा टारगेट क्या है, जो उद्देश्य का क्या घोषित कर रही है कि हमें प्रभुता संपन्न राज्य बनना है, आंतरिक बाह्य निर्णय लेने को भी स्वतंत्र हो और राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे देश का हो। ठीक है, आम बोलचाल में जो हम लोग बोल देते हैं प्रभुता संपन्न क्या होता है, तो भाई आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। लेकिन संप्रभुता के आधार पर ये 3 प्रकार के राज्य ये परिभाषित किए गए। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द को समझ लेते हैं। सबसे जरूरी शब्द तो भाई यही है, समाजवादी, समाजवाद। देखिए, इसके आधार जब राज्य के आर्थिक आधार पर बांटेंगे आप, राज्य को आर्थिक आधार पर बांटेंगे आप, तो 2 तरीके के राज्य आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा समाजवाद, एक मिलेगा आपको पूंजीवाद। जब राज्य को आर्थिक आधार पर बांट, राज्य को आर्थिक व्यवहार के आधार पर बांटेंगे, तब के आधार पर समाजवाद क्या बोलेंगे और पूंजीवाद। अच्छा, पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है भाई, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उतना जरूर देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन के साधन व उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सरकार के हाथ में हो, या कहें राज्य के हाथ में हो, राज्य के हाथ में हो। ठीक है, सब पर सरकार का नियंत्रण हो। उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, ये सब उत्पादन के साधन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार कहते हैं, तो उसको समाजवाद व्यवस्था कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। और जब ये निजी हाथों में हो तो उसे, निजी हाथों में यही हो, उत्पादन के साधन और नियंत्रण और वितरण, जो सब कुछ निजी हाथों में हो, तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ सब कुछ सरकार के हाथ में तो नहीं है, फिर भी हम अपने आप को समाजवादी क्यों कह रहे हैं? सवाल तो ये होना चाहिए आपका, भाई सब कुछ तो सरकार के हाथ में हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समाजवादी बनना है, कैसे बनेंगे भाई? तो समझिए इस बात को, थोड़ा सा बात को ऐसे समझना है आपको कि समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो हर जगह, या कहें हर देश में, इसकी बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिभाषा बदल जाती है। इसकी कोई ऐसी कोई सार्वभौमिक डेफिनेशन नहीं है, एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है कि जो समाजवाद को परिभाषित कर सके। ठीक है, अब आप समाजवाद मान लीजिए घेरा है, तो इसके अंदर आपको मार्क्सवाद मिल जाएगा, लेनिनवाद मिल जाएगा, ठीक है, और माओवाद मिल जाएगा। ये सब एक तरीके से समाजवाद ही है, लेकिन समाजवाद एक बहुत बड़ा घेरा है, उसके अंदर जो व्यक्ति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो वाद लगा करके यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ये सब। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो, लेकिन इतना समझ लीजिए हमारा समाजवाद कैसा है। हमारा समाजवाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया डी.एस. नकारा के बाद में, डी.एस. नकारा के बाद में हमारा समाजवाद घोषित किया कि गांधीयन, मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद, और इसको संज्ञा दी लोकतांत्रिक समाजवाद की। लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। एक्चुअली में साम्यवाद की जो परिभाषा है वो साम्यवाद क्या कहता है कि अमीरों से लो छीन लो और गरीबों में बांट दो। भाई अमीरों से लेके गरीबों में बांटोगे, पूंजीपति को परेशान करोगे, तो उसका क्या है, वो कहीं और जाकर सेटल हो जाएगा। अभी हाल ही में आप उदाहरण देखिए ना, आपने उद्योगपति को परेशान किया, वो चला गया यहाँ से, अब देखिएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पूना वाला की बात कर रहा हूँ, आधार पूना वाला, परेशान करोगे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उस अमीरों से छीनने का कोई मतलब नहीं है।
और अमीरों के बहुत ठिकाने हैं। तो छीनना नहीं है हमें, हमें पूंजीपति और जो गरीब व्यक्ति है उसके बीच एक संतुलन स्थापित करना है। इसी इसी को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। तो हमें छीनना नहीं है, बल्कि पूंजीवादी जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी सहायता से, उनकी भी सहायता लेते हुए उनको समाज में उनको अपना दुश्मन नहीं सिद्ध करना है। आप देखिए 80s 90s की फिल्में जब देखेंगे आप, तो देखेंगे जो एक पूंजीपति है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, हीरो है फैक्ट्री का, जो यूनियन का लीडर है, और दोनों का टकराव दिखाया जाता है। उस टकराव में हमें नहीं जाना है, हमें पूंजीपतियों की सहायता लेकर के आगे बढ़ना है। देखिए कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आप देखिए रिलायंस कैसे काम कर रहा है, टाटा कैसे आज काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल समाजवाद जो हमारा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, तो हमें कैसा बनना है? समाजवादी बनना है। चलिए अगला टारगेट देखते हैं, क्या है? पंथ निरपेक्ष। चलिए अपना पंथ निरपेक्ष को समझते हैं। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अंग्रेजी में सेकुलर। ठीक, सेकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, और सेकुलर की जब आप हिंदी ढूंढेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्ष मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्या अंतर है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में? आइए उसको समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 42वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। ठीक, समाजवाद को भी इसी जोड़ा गया है 1970 इसी अमेंडमेंट से। कल मैंने आपको बताया है, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंतर की बात करते हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि धर्म के आधार पर कितने प्रकार के राज्य होते हैं। धर्म के आधार पर आप देखेंगे तो एक होता है अनीश्वरवादी, फिर एक होता है ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानता है, एक होता है फिर धर्मनिरपेक्ष। ये धर्म के आधार पर 3 तरीके के राज्य आपको मिलेंगे। किस आधार पर ये बटे हैं? धर्म के आधार पर। अनीश्वरवादी क्या है? भाई, राज्य ईश्वर को नहीं मानता और इसके अंतर्गत शासन प्रशासन में भी कोई धार्मिक आचरण देखने को हमें नहीं मिलता, वो हो गया अनीश्वरवादी। राज्य ईश्वर को नहीं मानता और शासन प्रशासन में भी कोई धार्मिक अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती, वो अनीश्वरवादी हो गया। ईश्वरवादी कौन? ईश्वरवादी वो जो धर्मतंत्र जहां पर लागू है, धर्म को तो मानते ही मानते हैं, शासन प्रशासन में भी उसकी अभिव्यक्ति देखने को होगा, यहां तक कि धार्मिक जो पुस्तक है, धार्मिक जो कानून है, उसी को लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप इससे बहुत सारे राष्ट्र आपको मिलेंगे। सऊदी अरब हो गया, इस तरीके के बहुत राष्ट्र, बहुत सारे, आयरलैंड हो गया जो कैथोलिक आप मानते हैं अपने आप को, कोई अपने आप को इस्लामिक मानता है। ठीक है, वो ईश्वरवादी हो गया। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को समझने की प्रयास यहाँ पर करना है आपको कि भाई ईश्वर की सत्ता में विश्वास तो करते हैं, सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन इसे शासन प्रशासन में, राज व्यवस्था में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। धर्म का प्रयोग
शासन प्रशासन नहीं होगा। शासन प्रशासन को मिला करके मैं राज्य व्यवस्था लिख देता हूं, ठीक है। राज्य व्यवस्था में नहीं होगा, कोई धार्मिक व्यवहार देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। धर्म को स्वीकार भी करते हैं, धर्म कोई समस्या नहीं। अनिश्वरवादी आमतौर पर वो राष्ट्र हैं जो मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्सवादी वही साम्यवादी धर्म अफीम है जो कथन है उसको लागू करने वाले वो अनिश्वरवादी हैं मोस्टली। लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्ष अगर कही जाए तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास भी करते हैं और धर्म का प्रयोग भी करते हैं राज्य व्यवस्था में, धर्म का प्रयोग नहीं करते हैं राज्य व्यवस्था में, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, नहीं करते हैं। जो करेंगे तो ईश्वरवादी कहलाएंगे और ना मानेंगे ना करेंगे वो अनिश्वरवादी, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर समझ लीजिए। धर्म जब आप देखते हो तो मूलतः कुछ ही हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अब एक बात को समझिए, आपने कह दिया हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप देखेंगे हिंदुओं में भी वैष्णव हैं, शैव हैं। शैव में भी कोई कापालिक है, कोई वीर शैव है, कोई लिंगायत है, और इसी प्रकार बौद्ध में भी महायान, हीनयान। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म का जो सूक्ष्मतम पैमाना है वो पंथ है। इसीलिए आप देखेंगे सेकुलर इंग्लिश में तो अपनी जगह लिखा जाता है, लेकिन यहां पर धर्मनिरपेक्ष जगह क्या लिखा जाता है? पंथ निरपेक्ष। मतलब छोटी से छोटी इकाई को भी शामिल किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द को अगर लिखते हैं हम तो वो अपने में समाहित नहीं कर पाएगा बौद्ध के जो उपसंप्रदाय हैं, महायान, हीनयान को, जैन के जो उपसंप्रदाय हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, इसी तरीके से वीर शैव हैं, कापालिक हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय हैं, इनको अपने में परिभाषित नहीं कर पाएगा, अपने में समेट नहीं पाएगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपने कभी घर में मांगा हो 100 रुपये दे दो मम्मी से, तो मम्मी ने कहा तुमको 1 रुपये नहीं मिलेगा। अब 1 रुपये तो मांगा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 1 रुपये क्यों कहा? 1 रुपये इसलिए कहा क्योंकि आप ये ना कहें कि 100 रुपये नहीं दे रही हो तो अच्छा चलो 85 ही रुपये दे दो, अच्छा चलो 10 रुपये दे दो, आप ये भी ना कह सकें। 1 रुपये जब उन्होंने कह दिया 1 रुपये भी नहीं देंगे तो उसमें निश्चित हो गया कि आप दूसरी कोई मांग नहीं करें। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का ये आशय है यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है जो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी जगत की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है, और क्या हमें धर्मनिरपेक्षता के मामले में पश्चिमी जगत से सीखना चाहिए। इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो मेरे ख्याल से यूपीएससी में पूछा भी गया है एक बार। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता थोड़ा सा अलग प्रकार की है। जब आप देखते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता तो अनुच्छेद 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है ना। तो हमारे यहाँ पंथ के आधार पर तटस्थता है। एक तो उनके यहाँ धर्म जो है, धर्म के आधार पर है, जो ही मैंने धर्म और पंथ जो अंतर बताया अभी वो बात। दूसरी बात, हम लोग धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, जबकि वो धार्मिक भावनाओं को स्वीकार ही नहीं करते। पश्चिमी जगत का मतलब यूरोप, अमेरिका की बात यहाँ हो रही है, ठीक है, जो तथाकथित सभ्य राष्ट्र है उनकी बात हो रही है। तो धार्मिक भावनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग धार्मिक व्यवहार का सभी सम्मान करते हैं। मतलब आप अगर सरकारी नौकरी में हैं और टीका लगा सकते हैं या टोपी पहन के जा सकते हैं, हमारे यहाँ है जनेऊ पहन के जा सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं। लेकिन उनके यहाँ क्या है कि बुर्का नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं ढक सकते, समझे। वो धर्म की अभिव्यक्ति ही नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से हम सभी को, हम जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी धर्म को नीचा दिखाने से। तो हमें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता वो ये कहता है कि अगर राज्य कोई सहायता कर रहा है तो सभी धर्मों की करेगा। सभी धर्मों की जब कोई त्यौहार होगा तो आपको सबकी छुट्टी मिलेगी। समझ रहे हैं आप हमारी धर्मनिरपेक्षता। हमारे यहाँ सरकारें कुंभ मेले का आयोजन कराती हैं, हज सब्सिडी का भी देती हैं। तो हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता एक अलग स्तर पर है।
हालांकि कई लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी तो हमें पश्चिमी जगत से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टा उनको ही सीखने की ज़रूरत है कि भाई किसी की पगड़ी उतरवा ले रहे हैं, ठीक है, किसी को बुर्का नहीं पहनने दे रहे हैं, पगड़ी पहन लिया तो सेना में शामिल नहीं करेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आप आज दिन सुनने को मिलती हैं। तो धर्मनिरपेक्षता जो हमारे यहाँ की है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भले आप शासन प्रशासन में प्रयोग नहीं करें, नहीं ना करें, लेकिन किसी की निजता का भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक जो व्यवहार है अंततः वो निजी ही होता है। ठीक, फिर चलते हैं लोकतंत्र की तरफ। हमें लोकतांत्रिक देश बनना है। चलिए लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र क्या है? जब आप बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही वीडियो में। और क्या है? और देखिए क्या है, एक तो संविधानवाद होना चाहिए। देखिए संविधानवाद आपको अगर नहीं पता है तो पहला वीडियो देखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो लंबा जाएगा और मैं फिर से इसको डिटेल नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। संविधानवाद हो, विधि का शासन हो, कानून का शासन हो भाई, है ना, और लैंगिक समानता हो, मतलब लैंगिक न्याय कह दें इसको। इसके अलावा सामाजिक न्याय, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर सामाजिक विभेद ना हो, सामाजिक न्याय हो। तटस्थ नौकरशाही हो, मतलब नौकरशाही ऐसी ना हो कि बस हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है तो बस सब गुनाह माफ है, देखा जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका कैसी हो? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष। निष्पक्ष, देखिए न्यायपालिका के लिए निष्पक्ष शब्द का लगाना गलत है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। ठीक, हमारे लोकतंत्र का मतलब ये है। लोकतांत्रिक मूल्य मैं आपको ये सब बता चुका हूं, लेकिन यहाँ टर्म आया तो दोबारा बताया है, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हम अपना वोट डाल के अपनी सरकार बना ले बस लोकतंत्र। अरे ऐसा होता तो भाई हम लोग वोट बहुत समय से डाल रहे हैं, आज़ादी से पहले से वोट डाल रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य हालांकि बहुत पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में भी। चलिए गणराज्य को समझ लेते हैं। गणराज्य, देखिए जो राज्य की फिर से हम बात करेंगे तो एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र, ठीक है। यहां पर जो राज्य पद होता है वो वंशानुगत होता है, और यहां पर ऐसा कुछ वंशानुगत नहीं होता। नहीं होता तो क्या होता है? यहां पर चुनाव होता है, निर्वाचन होता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए, ठीक है। वंशानुगत नहीं होता है, क्या होता है? चुनाव होता है। जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत तौर पर होता है तो वो आपका राजतंत्र कहलाता है। जैसे इंग्लैंड में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगतता के आधार पर है, अनुवांशिक है, तो वो राजतंत्र है। हम लोग गणतंत्र हैं क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति का पद है उसका चुनाव होता है। तो ध्यान रखिएगा गणतंत्र का मतलब, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा में भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हमारे हो गए आदर्श, ठीक है, हमारे ये आदर्श हो गए, हमें ऐसा बनना है। और सभी नागरिकों को कैसे बनाने की चाहत है, कैसे हम सभी नागरिकों को क्या दे सकें, क्या अभिलाषा है हमारी, क्या चाहत है, उसको देख लीजिए। अब न्याय, कैसा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सभी को, राजनीतिक न्याय का मतलब सभी को मतदान का अधिकार हो, लैंगिक असमानता, किसी प्रकार की असमानता ना हो, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर असमानता ना हो, टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ऐसा कोई बाध्यता ना हो, सबको वोटिंग राइट मिले, टैक्स पेयर हो चाहे ना हो, टैक्स दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, मतलब रिक्शे वाले का भी एक ही वोट माना जाएगा और वैज्ञानिक का भी एक ही वोट माना जाएगा। उसमें इस आधार पर कोई भी अंतर नहीं किया गया है, ठीक है।
स्वतंत्रता कैसी चाहिए? अपने विचारों को हम कह सकें, अभिव्यक्त कर सकें, किसी भी प्रकार का विचार रख सकते हैं, कोई भी विश्वास रख सकते हैं, हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, और धार्मिक जो उपासना की रीति कोई भी हो सकती है, इस प्रकार की स्वतंत्रता हो। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब सभी के जो सम्मान बराबर हो, सम्मान और अवसर की जो समानता है वो सबको बराबरी के रूप में मिले, किसी आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है। सभी व्यक्ति की गरिमा बराबर हो, मतलब मानवाधिकार हैं वो सबके लिए एक जैसे हों, अंतर ना आए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर बनाए रखना है तो बंधुता बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, चाहत है, जो भी आप कह लें, तो न्याय कितने प्रकार के हैं? ध्यान दीजिए, न्याय जो है वो 3 प्रकार के। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, पेन टैब थोड़ा सा हिल गया था। तो न्याय कितने प्रकार के? 3। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो ये 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये व्यक्ति की गरिमा, ये सब पाना है, और बंधुता को बढ़ाना है। ठीक। थोड़ा सा पेन टैब हिल गया था, उसको चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। रुकिए इसको क्लियर कर दूं एक बार, तो फिर से, हाँ ध्यान दीजिए, न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? समता। समता मतलब सबसे बराबरी का व्यवहार। बराबरी का व्यवहार किस स्तर पे होगा? तो प्रतिष्ठा सबकी बराबर है, और अवसर की समानता सबके साथ होने की। उसके अलावा बंधुता, कैसी बंधुता? तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता, और दूसरी राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। ठीक है। अगर देखिए, बंधुता ऐसे समझिए ना, अगर हम और आप आपस में ही लड़ेंगे, एक लड़ाई हुई तो अब बंटवारा हुआ ना, अब फिर ऐसे लड़ेंगे तो फिर बंटवारा की स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक। तो कुछ इसीलिए कहा जाता है कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, जिसमें निर्वाचन के हैं, संसद के हैं, करीब करीब 16 अनुच्छेद जो है उसी दिन लागू हो गए थे। इसके अलावा ये जो है 26 नवंबर 1949, इसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में। ठीक है, विधि दिवस। तो इस तरीके से हम लोगों ने उद्देशिका को देखा, उद्देशिका के दर्शनों को समझने का प्रयास किया। आपको ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, उसकी जो प्रकृति क्या है, संविधान का हिस्सा है कि नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका पहला हिस्सा जरूर देख लीजिएगा। उद्देशिका के लाभ, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने उद्देशिका के जो दर्शन हैं उसको समझने का प्रयास किया, और कि संविधान निर्माताओं की क्या अभिलाषा थी, क्या आकांक्षा थी, उनके सामने क्या आदर्श थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनके सपनों का भारत क्या है, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। GSTU। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक कोई भी टर्म समझ नहीं आए तो उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, और अच्छा लगता है तो वो भी ज़रूर बताइए, वही तो मोटिवेशन है, उसी से तो एक ऊर्जा मिलती है आगे और अच्छा करने की। ठीक है। तो कमेंट में कंजूसी मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में।